हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 यानी कि 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए बिहार स्पेशल के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए बिहार एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि बिहार का जो प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के गुप्तोत्तर काल तक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार स्पेशल के हैं, बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको यूरोपियों के आगमन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक यानी जो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार फॉर 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 70 बीपीएससी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। बिहार के प्राचीन इतिहास का यह मास्टर वीडियो है और देखिए, इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल से लेकर के गुप्तोत्तर काल के 200 से अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन बिहार के इतिहास का, इसमें पूरा चैप्टर में कवर करवा दूंगा। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कीकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे कि प्राचीन बिहार के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो देखिए, बिहार का इतिहास बहुत ही समृद्ध और प्राचीन है और बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक, साहित्यिक, यात्रा वृत्तांत और अन्य स्रोत उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुरातात्विक स्रोत, साहित्य, यात्रा वृत्तांत, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि मध्यपाषाण काल के अवशेष बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो मध्यपाषाण काल के अवशेष जो हैं बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंगेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में नवपाषाण कालीन हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, बिहार में नवपाषाण कालीन हड्डी निर्मित उपकरण जो हैं यह मुख्यतः सारण के चिरांद, पटना के मनेर, चेचर जो कि वैशाली में है, सेनुआर, इनसे प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, चिरांद, मनेर, चेचर और सेनुआर, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में कृषि तथा पशुओं को पालतू बनाने का कार्य आरंभ हुआ था। तो देखिए, ये जो आरंभ हुआ था ये हुआ था ताम्रपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातुओं के औजारों और पशुओं को पालतू बनाने का कार्य प्रारंभ किया और इस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। चलिए अगला हमारा चैप्टर है। देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। अगला हमारा चैप्टर है वैदिक एवं महाजनपद काल। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार में आर्यों का जो आगमन हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का आगमन हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में, याद रखेंगे किस में, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में।
अगला प्रश्न हमारा है कि वराह पुराण में, यहाँ पर देखिएगा वराह पुराण में किस प्रदेश को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। तो देखिए वराह पुराण में जो है कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। तो राइट आंसर इसका कीकट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि सदा नीरा नदी की पहचान बिहार की किस नदी से की गई है। सदा नीरा नदी की पहचान बिहार की गंडक नदी से की गई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा गंडक नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में राजगीर, गया एवं पुनपुन को पवित्र क्षेत्र कहा गया है। तो देखिए ये कहा गया है वायु पुराण में। वायु पुराण में राजगीर, गया, पुनपुन आदि को पवित्र क्षेत्र कहा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु पुराण में। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में गया क्षेत्र को असुरों का राज्य कहा गया है। असुरों का राज्य किस ग्रंथ में कहा गया है बताइए गया क्षेत्र को। तो यह भी वायु पुराण में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स विदेह राज्य जो है इसका उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? यजुर्वेद में। और यह उत्तर वैदिक काल में बिहार का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पर? यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, इसको यजुर्वेद बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थे। कितने महाजनपद? तो फ्रेंड्स यह 3 महाजनपद। कौन कौन से? तो मगध, यहाँ मैं लिखता हूँ मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजनपद थे। ठीक है, जो बिहार में स्थित थे। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, यह आपको पता होगा। अंग की राजधानी चंपा और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। क्लियर, याद रखिएगा। ये 3 महाजनपद जो हैं ये बिहार में स्थित महाजनपद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था। यहाँ पर देखिए अंग महाजनपद पूछा गया है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया अंग की राजधानी चंपा थी। पुराणों में तथा महाभारत में चंपा का पुराना नाम मालिनी था। क्या था? मालिनी था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। भागलपुर एवं मुंगेर के आसपास के क्षेत्र जो था ये अंग महाजनपद वहाँ पर स्थित था। तो राइट आंसर इसका देखिए, राइट आंसर भागलपुर और मुंगेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। इन सब को ध्यान रखना आपको। और बिंबिसार ने अंग जनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? बिंबिसार ने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी, तो मैंने अभी आपको बताया चंपा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये भी मैंने अभी बताया है कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह अंग था। ठीक है, अंग था और ये चंपा इसकी राजधानी थी। तो महाजनपद अंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्रथम राजधानी जो थी यह गिरिब्रज या राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के किन क्षेत्रों में मगध महाजनपद स्थित था। मगध महाजनपद, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए मगध महाजनपद जो था ये आधुनिक पटना और गया जिले के प्राचीन मगध में सम्मिलित थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा गया और पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका भी सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। चलिए, और चंपा नदी मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती है। कौन सी नदी? तो चंपा नदी। चंपा नदी जो है यह मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती थी, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स यह अथर्ववेद में मिलता है। अभी मैंने आपको बताया राइट आंसर इसका अथर्ववेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी।
तो यह चंपा नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वैशाली। ठीक है, वैशाली। क्लियर, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, याद रखना है। और वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे कि वज्जी महाजनपद कितने कुलों का संघ था? तो फ्रेंड्स यह जो था टोटल 8 कुलों का संघ था। ये 8 कुल कौन कौन से थे? तो एक वज्जी था, दूसरा लिच्छवी था, तीसरा ज्ञात्रिक था। तीसरा कौन था? ज्ञात्रिक था, याद रखेंगे इसको। उसके बाद विदेह था, पांचवा उग्र था, फिर भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कौटिल्य ने किस राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है? तो कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख जो है राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका लिच्छवी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वैशाली की नगर बधू का खिताब किसे दिया गया था? तो फ्रेंड्स यह दिया गया था किसको? तो यह प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को दिया गया था। आम्रपाली राइट आंसर हो जाएगा, आम्रपाली को दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि लिच्छवी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? यहाँ पर पूछा गया है कि लिच्छवी राजवंश का प्रथम शासक। तो देखिए लिच्छवी राजवंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका नम, यहाँ पर देखिए नम नेदिष्ट था, नम नेदिष्ट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वैशाली राजवंश का यह प्रथम शासक था। ठीक है, और अंतिम शासक पूछेगा तो यह सूती, अंतिम शासक जो था सूती था, या फिर एक और नाम था प्रमाथी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेह वंश की स्थापना किसने किया था? विदेह वंश की स्थापना किसने किया था? तो विदेह वंश की स्थापना जो है यह किसने किया था? तो निमि विदेह ने किया था। किसने किया था? विदेह वंश की स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस शासक ने मिथिला की स्थापना किया था? मिथिला की स्थापना जो है किस शासक ने किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये किया था किसने? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मिथि जनक विदेह ने। किसने किया था? मिथि जनक विदेह ने किया था। ठीक है, चलिए मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विदेह वंश की किस शासक की पुत्री सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो विदेह वंश के 25वें शासक सिरध्वज जनक की पुत्री सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हुआ था। तो सिरध्वज जनक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे कि विदेह वंश का अंतिम शासक कौन था? विदेह वंश का अंतिम शासक जो था ये कौन था? तो करल जनक था। करल जनक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर है हमारा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य से संबंधित हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब कवर करेंगे। देखिए मगध का सर्वप्रथम वर्णन किस वेद में मिलता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मगध का सर्वप्रथम वर्णन जो है किस वेद में मिलता है? तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका मगध का सर्वप्रथम वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो अथर्ववेद में जो है मगध का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए मगध का उल्लेख अथर्ववेद में तो किया ही गया है, दीपवंश में। ठीक है, दीपवंश, महावंश तथा पुराणों में भी हुआ है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कि मगध की राजधानी राजगृह थी, कितनी पहाड़ियों से यह घिरी थी? तो यह 5 पहाड़ियों से घिरी थी। याद रखना है कितनी पहाड़ियों से? 5 पहाड़ियों से यह घिरी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक कौन था? अच्छा, बृहदर्थ वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है किसने किया था? बृहदरथ ने किया था। बृहदरथ ने ही किया था। और यहाँ पर अंतिम शासक पूछा गया है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रिपुंजय था। रिपुंजय इस वंश का आखिरी शासक था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मगध साम्राज्य के किस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। तो यह जो वंश है यह हर्यंक वंश है। ठीक है, हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए हर्यंक वंश के निम्नलिखित शासक बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन जो थे ये बिंबिसार भी थे और अजात शत्रु भी थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य में हर्यक वंश के किस शासक को श्रेणिक कहा गया है। किस शासक को श्रेणिक कहा गया है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यह जो कहा गया है श्रेणिक, यह कहा गया है किसको, तो यह कहा गया है बिंबिसार को। बिंबिसार को, ठीक है, बिंबिसार को सेनीय नाम से भी संबोधित किया जाता था, सेनीय के नाम से। ठीक है, सेनीय के नाम से भी संबोधित किया जाता था। बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। ठीक है, इन सब को आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके साथ बिंबिसार ने विवाह किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया था और पहला विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से किया था। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से किया था। ठीक है, और इसे दहेज में काशी प्राप्त हुआ था, काशी प्रांत। तीसरा विवाह जो है पंजाब की मद्र नरेश, पंजाब की राजकुमारी जो थी क्षेमा से विवाह किया था। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था। जीवक जो थे यह बिंबिसार के राजवैद्य थे। ठीक है, यह बिंबिसार के राजवैद्य थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न है कि राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना किसने किया था। राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था। किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। और बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किया था। क्लियर। चलिए तो ये राइट आंसर बिंबिसार हो जाएगा। अस्थाई सेना रखने की परंपरा किस शासक ने शुरू की थी। तो अभी मैंने बताया था बिंबिसार ने ही वह प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। अस्थाई सेना रखी थी बिंबिसार ने, और इसको सैनीय कहा जाता था। ठीक है, सैनीय याद रखेंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए किस शासक को कुणिक के नाम से जाना जाता था। तो कुणिक के नाम से किसको जाना जाता था, बताइए राइट आंसर। तो कुणिक के नाम से जाना जाता था किसको, तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अजात शत्रु को। अजात शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए अजात शत्रु ने महाशिला कंटक एवं रथमुसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया था, यह पूछा जाता है। अजात शत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीत करके मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। इन सब को ध्यान रखना आपको। और इसी के काल में जो है अजात शत्रु के काल में महा परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। क्लियर। चलिए आगे पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में सब कुछ मिलता जाएगा आपको। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा गया है, तो यह बिंबिसार था। हर्यंक वंश की स्थापना इसने किया था। उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वासकर किसके दरबार के मंत्री पद पर सुशोभित था। वर्षाकर भी कहा जाता है। तो यह अजात शत्रु के, ठीक है, अजात शत्रु के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा का विवाह किसके साथ हुआ था। तो प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा का विवाह जो है अजात शत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित करके उनकी पुत्री वजीरा से विवाह किया था। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। बताइए राइट आंसर इसका अजात शत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो महापरिनिर्वाण जब गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ उसके बाद पहला बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगृह में। ठीक है। चलिए दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के, और चौथा कनिष्क के समय में। देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था। तो फ्रेंड्स यह हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो पाटलिपुत्र को बसाया किसने था। तो फ्रेंड्स यह उदयन ने। उदयन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उदयन को बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता और जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहा गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में इसको पितृहंता कहा गया है और जैन ग्रंथों में इसको पितृभक्त कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अजातशत्रु के शासनकाल में उदयन कहाँ का राज्यपाल था। तो उदयन जो था ये चंपा का राज्यपाल था, चंपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था। तो फ्रेंड्स यह नागदशक था, नागदशक था अंतिम शासक। ठीक है, हर्यंक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। इसको उसका अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत करके मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखा था। तो नागदशक इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक तो अभी मैंने आपको बताया शिशुनाग ही होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह शिशुनाग वंश का जो शासक था कालाशोक, इसी के समय में हुआ था वैशाली में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर, वैशाली में, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक जो था ये था महापद्म नंद। कौन था, महापद्म नंद था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक को कल्ली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षरांतक, छत्रांतक, एकराट कहा गया है। तो देखिए इतना सारा नाम से इसको पुकारा गया है और यह शासक जो है यह कौन सा शासक है बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए महापद्म नंद को सर्वक्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है, परशुराम का अवतार, कली का अंश, एकराट कहा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महापद्म नंद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक सिकंदर महान का समकालीन था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन, तो यह आपका धनानंद था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, धनानंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि ग्रीक यूनानी लेखकों ने किसे अग्रमीज कहा है। अग्रमीज जो कहा है यह किसको कहा है। तो फ्रेंड्स यह कहा है धनानंद को। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा चैप्टर है मौर्य वंश और मौर्य वंश से संबंधित अब सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये आपको पता है कि मौर्य वंश, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश का आखिरी शासक था धनानंद, इसको पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस शासक को सैंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो स्ट्रैबो, यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रैबो, ठीक है, स्ट्रैबो एवं जस्टिन के अनुसार अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस और प्लूटार्क और एरियन के अनुसार इसको एंड्रोकोटस कहा गया है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। देखिए सैंड्रोकोटस की पहचान सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था। तो ये किसने किया था। तो फ्रेंड्स यह किया था कौन, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इसका हो जाएगा विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने जो है सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके उसकी पुत्री हेलन से विवाह किया था। तो यह किसकी पुत्री थी। तो फ्रेंड्स यह जो थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। तो ये आपको याद होगा इंडिका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, जरा आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो यह चाणक्य हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। तो यह जो है फ्रेंड्स यह मेगास्थनीज का इंडिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की और इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में, बिंदुसार के। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बनता है मौर्य वंश का। तो इसी के दरबार में जो है आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था।
क्लियर। चलिए, और बिंदुसार जो था यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। और इसके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन कहा गया है? तो यह बिंदुसार को कहा गया है। किस मौर्य शासक के दरबार में एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था? तो यह बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने कितने भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था? तो अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, किसका अनुसार? तो सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए, और सिंहासन प्राप्त होने पर 4 वर्ष उपरांत 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक किसका हुआ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोधगया की यात्रा किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10वें वर्ष इसने बोधगया की यात्रा किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक राज्याभिषेक के किस वर्ष बोधगया की यात्रा किया था? तो अभी मैंने बताया था 10वें वर्ष। उसके बाद देखिएगा कि देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने आपको संबोधित किया है? तो यह अशोक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, अशोक ने किससे दीक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मोगलीपुत्र तीस से जो है अशोक ने दीक्षा प्राप्त करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? बताइए राइट आंसर इसका। तो देखिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 84,000, कितने? 84,000, याद रखना, 84,000 स्तूपों का निर्माण इसने करवाया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, तो 84,000 हो जाएगा। अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभक्त किया था? तो अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभक्त किया था। एक उत्तरापथ था, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ था, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। एक अवंती था, उज्जैनी राजधानी थी। कलिंग था, तोसली राजधानी थी। और प्राची जो कि पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। तो ये 5 प्रांत हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी जो थी ये कहाँ थी? बताइए। अशोक की जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी। उसके बाद देखिए, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो यह शासक जो था यह कौन था? तो यह अशोक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और अशोक ने अभिलेखों को 3 वर्गों में विभक्त किया है। क्लियर, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, याद रखिएगा। चलिए, अशोक की बृहद शिलालेखों की संख्या पूछा गया है, कितनी है? तो बृहद शिलालेखों की संख्या जो है यह कितनी है? बताइए राइट आंसर इसका। तो देखिए बृहद शिलालेखों की जो संख्या है यह है आपका 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मानसेहरा शिलालेख की लिपि क्या है? मानसेहरा शिलालेख की लिपि क्या है? बताइए। तो देखिए इसकी जो लिपि है यह खरोष्टी है। खरोष्टी है, ध्यान रखिएगा, मानसेहरा। और यह कहाँ पर है? तो पाकिस्तान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए, खरोष्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस स्थान से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं? लघु शिलालेख जो है यह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताइए करेक्ट आंसर इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह सासाराम हो जाएगा। सासाराम से लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बराबर की गुफाएं हैं इसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो यह किया आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों ने, और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। तो राइट आंसर इसका आजीवक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के लघु स्तंभलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लघु स्तंभलेख पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो लघु स्तंभलेख जो है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह जो प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ है कौशाम्बी, सारनाथ, रुमिनदेई, इन सब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में शामिल है। सप्तांग सिद्धांत बताइए।
तो सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या शामिल है, तो देखिए इसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र शामिल है। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 इसमें शामिल है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। चलिए, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी कहलाते थे, तो इसको क्या कहा जाता था, तो इसको तीर्थ कहा जाता था, तीर्थ कहलाते थे। ठीक है, और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों और 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। 26 अध्यक्ष और 18 तीर्थ इनकी चर्चा मिलती है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में देखिए आ गया, अभी मैंने इसी को कराया है, 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष। तो 18 और 26 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसने चतुरंग बल को सेना का प्रमुख अंग बताया है, तो चाणक्य ने चतुरंग बल, जिसमें कि पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ जो है इसमें शामिल है, इसको सेना का प्रमुख अंग बताया है। और चाणक्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया है, पुश्तैनी सेना, भाटक सेना, भाटक सेना, भाटक यहाँ मैं लिखता हूँ भाटक, पुश्तैनी सेना और नगर पालिका सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है, डाकुओं का गिरोह कहा है जस्टिन ने। किसने कहा है, जस्टिन ने कहा है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित न्यायालयों की चर्चा की गई है, बताइए तो कौन सा न्यायालय है। तो देखिए इसमें 2 प्रकार की न्यायालय की चर्चा की गई है, एक धर्मस्थलीय है, धर्मस्थीय, और एक कंटक शोधन है। तो कंटक शोधन और धर्मस्थीय, तो ये दोनों की चर्चा की गई है। धर्मस्थीय जो था ये दीवानी न्यायालय था, किस प्रकार का, दीवानी न्यायालय था। और यह कंटक शोधन जो था ये फौजदारी न्यायालय था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि धर्मस्थीय न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था, तो अभी मैंने आपको बताया कि यह दीवानी न्यायालय था। और मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो गुप्तचरों को जो है गुड पुरुष कहा जाता था, गुड पुरुष। ठीक है, गुड पुरुष कहा जाता था इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों की चर्चा की गई है, तो 9 प्रकार की दासों की चर्चा की गई है, 9 प्रकार के दासों की चर्चा इसमें की गई है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था रूपजीवा। क्या कहा जाता था, रूपजीवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, रूपजीवा कहा जाता था। संभ्रांत घर की स्त्रियों को चाणक्य ने कहा है, तो चाणक्य ने इनको क्या कहा है, इनको कहा है अनिष्कासिनी। क्या कहा है, अनिष्कासिनी कहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में भूमि कर उपज का कितना भाग होता था, बताइए राइट आंसर। तो ये भूमि कर जो होता था उपज का 1/6 भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाओं को कहा जाता था, तो इनको क्या कहा जाता था, बताइए। तो फ्रेंड्स इनको जो कहा जाता था, इनको कहा जाता था श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, इनको श्रेणी कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक था। तो यह जो अभिलेख है यह आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमिंदेई अभिलेख। ठीक है, भारत का मुक्तिदाता, तो भारत का मुक्तिदाता जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख जो है यह कहा जाता है किसको, यह कहा जाता है प्रयाग अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख, दोनों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है हमारा मौर्योत्तर काल। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ। तो मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था कौन, बृहद्रथ। इसकी हत्या किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया। तो राइट आंसर शुंग वंश हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि शुंग वंश का संस्थापक, तो यह पुष्यमित्र शुंग था। इसने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किया था शुंग वंश की। शुंग वंश को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, और पतंजलि की जो थे यह पुष्यमित्र सिंह के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने, 2।
और पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है कि 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ है? तो यह हुआ है किसके शासनकाल में? बताइए राइट आंसर इसका। तो यह शुंग काल में हुआ है, शुंग काल में। राइट आंसर इसका शुंग हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मगध का प्रथम ब्राह्मण वंश था, तो यह ब्राह्मण वंश शुंग वंश था। कौन था? शुंग वंश था, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे? तो अभी मैंने बताया था कि 2 अश्वमेध यज्ञ इसने करवाया था, और इसमें पुरोहित जो थे ये कौन थे? तो पतंजलि थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पतंजलि थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मौर्योत्तर काल में किसने सेनानी की उपाधि जो है धारण की थी? तो यह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। क्लियर, याद रखना। और पुष्यमित्र सिंह ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। और देखिए ये जो शुंग काल था इसको वैदिक पुनर्जागरण काल कहा गया है, और इसी काल में मनुस्मृति की रचना की गई है। ठीक है, याद रखना है। और देखिए गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, गार्गी संहिता के अनुसार, याद रखना है। उसके बाद देखिए किस वंश के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना हुई? तो यह शुंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए कालिदास द्वारा रचित जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, किस शुंग शासक की चर्चा की गई है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है याद रखना, इसमें किसकी चर्चा की गई है? अग्निमित्र की। अग्निमित्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अग्निमित्र की इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस काल में आया था? तो हेलियोडोरस जो आया था यह शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था, शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। तो यहाँ पर देखिए शुंग काल दिया गया है। उसके बाद देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक जो था यह कौन था? बताइए राइट आंसर। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था यह कौन था? यह था आपका देवभूति। देवभूति था। इसकी हत्या वासुदेव ने कर दिया और मगध पर कण्व वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। अभी मैंने आपको बताया वासुदेव राइट आंसर हो जाएगा। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की, तो कण्व वंश की सत्ता समाप्त किसने किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका आंध्र सातवाहनों ने, आंध्र सातवाहनों ने। ठीक है, चलिए सुशर्मा जो आखिरी शासक था इसको आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? कण्व वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? तो देखिए इसकी राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और कण्व वंश का जो साम्राज्य था ये केवल पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया सुशर्मा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो यह कौन थे? तो फ्रेंड्स यह जो थे यह अश्वघोष थे। ठीक है, अश्वघोष थे, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे गुप्त काल, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा गुप्त काल है, और गुप्त काल से संबंधित सभी प्रश्नों को अब हम कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो था ये श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त था, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। इन सभी को याद रखना है। मंदिरों का निर्माण कार्य गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ था। गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को कर मुक्त कृषि भूमि दी जाती थी। सब आगे मिलेगा। ठीक है, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो अभी मैंने आपको बताया संस्कृत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र की रचना किसने किया था? तो पंचतंत्र की रचना किया था विष्णु शर्मा ने। गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया था। ठीक है, तो विष्णु शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त साम्राज्य में किसे करमुक्त कृषि भूमि दी जाती थी? तो यह ब्राह्मणों की दी जाती थी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुप्त काल भू राजस्व दर क्या थी गुप्त काल में? तो गुप्त काल में जो भू राजस्व दर थी यह उपज का 6ठा भाग था।
उपज का छठा भाग था। अगला प्रश्न है कि पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे। अच्छा प्रश्न है। तो देखिए पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे, तो ये वराहमिहिर थे। कौन थे फ्रेंड्स? वराहमिहिर। गुप्त काल में ये रहते थे, ठीक है, वराहमिहिर। तो वराहमिहिर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका घटोत्कच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है, ठीक है। चलिए, और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो यह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। कुमार देवी से विवाह कर वैशाली राज प्राप्त किया था। यह लिच्छवी राजकुमारी थी, तो यह चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सिक्के जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त ने जारी किया था, ठीक है। गुप्त काल में पहला सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने का सिक्का चलाया था, और इन स्वर्ण सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी का और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, बताइए। तो राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी। कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र थी। उसके बाद देखिए किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? लिच्छवी दौहित्र जो है ये किसने कहा है स्वयं को? तो यह कहा है किसने, बताइए राइट आंसर। तो यह समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से जो है इसका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ये होगा राइट आंसर, ठीक है। सॉरी 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो कुमार देवी था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में कितने राजाओं पर विजय प्राप्त किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा कौन सा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 12 राजाओं पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता जो थे ये कौन थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये हरिसेन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हरिसेन थे, ठीक है। चलिए इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि समुद्रगुप्त ने किस नीति का अनुसरण किया? समुद्रगुप्त ने किस नीति का अनुसरण किया, बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपरिक्त सभी, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि जो है सबसे पहले किसने धारण किया था? तो फ्रेंड्स यह धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए किस शासक के शासनकाल को कला साहित्य का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। कालिदास इसी के दरबार में रहते थे। कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद देखिए बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। तो महाबोधि मंदिर की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी गुप्त काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि गुप्त संवंत की शुरुआत जो है हुई थी। गुप्त संवंत की शुरुआत जो है कब हुई थी? गुप्त संवंत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस युग में हुआ था? तो यह गुप्त काल में हुआ था। और किसने करवाया था इसकी स्थापना, बताइए। तो इसकी स्थापना जो है करवाया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। उसके बाद देखिए गुप्त काल में एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? बताइए किस जिले से प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स यह प्राप्त हुई है शाहाबाद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। शाहाबाद से प्राप्त हुई है।
आपको ध्यान। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के सुल्तानगंज से निकली 7 फीट ऊंची एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुई है किसकी? तो बुद्ध की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए, पाली अनुसंधान के लिए यह फेमस था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी कई बार कराया हुआ है, पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब हमारा जो अगला चैप्टर है यह बौद्ध धर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यह पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक ये आपको भी पता होगा कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था, इनका नाम क्या था? बचपन का नाम बताइए। इनका बचपन का जो नाम था फ्रेंड्स वो पूछा गया है। तो ये सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। क्या था? सिद्धार्थ जो था इनके बचपन का नाम था इनका। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिद्धार्थ। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध में, बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ठीक है, और पहला उपदेश दिया था इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर बोधगया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यह नदी कौन सी थी? यह नदी निरंजना नदी थी। ठीक है, फल्गु नदी इसको कहा जाता है। गौतम बुद्ध किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो इनको पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलिए, और उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। अब बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया ये धर्मचक्र परिवर्तन है, और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है। ठीक है, कहाँ पर दिया है? सारनाथ में दिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के लिए निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार माना है। तो इन्होंने जो जिम्मेदार माना है ये अग्नि, आंतरिक कलह और बाढ़, इन सब को माना है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं ये कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं बताइए कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। बौद्ध धर्म विश्वास करता है, बौद्ध धर्म जो है ये विश्वास करता है पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पुनर्जन्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे पुनर्जन्म में। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। तो नियमों का जो वर्णन है यह किस में है, किस पीटक में है? तो फ्रेंड्स यह है विनय पीटक में। किस में है? विनय पीटक में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, विनय पीटक में। अच्छा, 3 पीटक है, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। सुत्त पीटक में बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है, विनय पीटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, और अभिधम्म पीटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा है, याद रखना आपको। उसके बाद देखिए बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है, तो दर्शन की चर्चा अभिधम्म पीटक में की गई है। बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह किस में है? तो यह सुत्त पीटक में है। अभी मैंने आपको ये सब बताया है। उसके बाद देखिएगा कि महाकाव्य बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? बुद्ध चरित के रचयिता जो हैं यह कौन? तो बुद्ध चरित और सौंदरानंद। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ सौंदरानंद। इसकी रचना जो है किया है किसने? तो इसकी रचना किया है अश्वघोष ने। इस दोनों का रचना, बुद्ध चरित और सौंदरानंद की रचना अश्वघोष ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थल पर हुई है? तो ये आपको भी पता है, कुशीनगर में, कुशीनीरा में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह राजगीर में किया गया था, अजातशत्रु के समय में। अगला प्रश्न है दूसरा बौद्ध संगति, तो ये किया गया था वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में किया गया था अशोक के समय में। चौथा कुंडलवन कश्मीर में किया गया था कनिष्क के समय में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको महापरिनिर्वाण के नाम से, मैंने आपको बताया महापरिनिर्वाण।
उसके बाद देखिएगा कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह। अच्छा, प्रतीक चिन्ह भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो गृह त्याग यहाँ पर दिया गया है, तो गृह त्याग का जो है ये घोड़ा है, ठीक है। पीपल वृक्ष जो है यहाँ पर देखिए, जिसको कि बोधि वृक्ष कहा जाता है, ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। स्तूप जो है ये मृत्यु का है। कमल जो है, कमल और सांड इनकी जन्म का प्रतीक है, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा, क्लियर, सभी मैंने बता दिया था। और निर्वाण का जो है वो पद चिन्ह है, निर्वाण का पद चिन्ह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम। तो इनकी माता का जो नाम था क्या था बताइए। तो देखिए इनकी माता का जो नाम था ये महामाया था, ठीक है। और देखिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैन धर्म। अब जैन धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको पता होगा कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे ये कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म जो है पहले जान लीजिए कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो है याद रखना है आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, याद रखना आपको, ये भी पूछा जा सकता है। 540 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम जो था त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है, पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था, ठीक है, अनुजा प्रियदर्शिनी। तो यहाँ पर पूछा गया पिता का नाम, तो पिता का नाम इनका क्या था, पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था। उसके बाद देखिए लिच्छवी शासक चेटक की बहन त्रिशला किसकी माता थी, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, राइट आंसर महावीर स्वामी का। उसके बाद देखिए श्रीमद् भगवत में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, श्रीमद् भगवत में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऋषभ देव का, किसका, ऋषभ देव का मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे ये कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। 23वें तीर्थंकर जो थे ये थे पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे, पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्श्वनाथ। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली, तो 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्मस्थली चंपापुरी भागलपुर के निकट में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए करेक्ट आंसर। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चंपा दिया गया है, ठीक है, चंपापुरी। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे भागलपुर के निकट। अच्छा, जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर थे, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, इनका नाम क्या था, मल्लीनाथ था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, मल्लीनाथ। और जो 21वें तीर्थंकर थे जिनका नाम नेमिनाथ था, नेमिनाथ, ठीक है, नेमिनाथ। तो 19वें और 21वें तीर्थंकर जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मिथिला क्षेत्र में हुआ था, ध्यान रखना आपको इसको भी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, तो फ्रेंड्स यह हुआ था कहाँ पर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और उस समय शासक कौन था, तो ये भी आपको याद रखना है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जैन संगति पहला हुआ था कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी मैंने बताया स्थूलभद्र थे। उसके बाद देखिएगा प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए आ गया प्रश्न, किसके शासनकाल में हुआ था, तो फ्रेंड्स यह जो हुआ था यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन थे, ये पूछा गया है, तो ये कौन थे, तो अजातशत्रु, बिंबिसार, चंड प्रघोत, ये सब थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैन धर्म में 5वां महाव्रत को किसने जोड़ा, 5वां महाव्रत जो है किसने जोड़ा। देखिए पहले जो था ये 5वां महाव्रत जान लीजिए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत हैं, आपको याद रखना है। और 5वां जोड़ा था महावीर ने,
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 5 महाव्रत हैं और 5वां महाव्रत जो था ये ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य को जोड़ा है किसने? महावीर स्वामी ने जोड़ा है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अस्तेय यहाँ मैं लिख देता हूँ, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं। और ब्रह्मचर्य जो था इसको किसने जोड़ा है? ब्रह्मचर्य को जोड़ा है वर्धमान महावीर ने। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुप्तोत्तर काल से संबंधित सभी प्रश्नों को अब हम कवर कर लेंगे। देखिए चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह आपको भी पता होगा, गोपाल था। ठीक है। उदंतपुरी महाविहार एवं विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसकी स्थापना पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, इसी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। विक्रमशिला का संस्थापक कौन था? तो ये धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मुंगेर जिले को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक जो कौन था? तो यह शासक था कौन? देवपाल था। अगला प्रश्न कि किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था? बताइए। तो विठपाल जो थे, आपको याद होगा कल ही वाले वीडियो में मैंने कराया था, विठपाल और धीमन ये जो थे पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार थे। ठीक है, तो ये आपका पाल काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो ये करते थे पाटलिपुत्र से। उसके बाद देखिए पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को प्रोत्साहित किया गया? तो यह कौन सा था? यह था महायान का। पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी सेन वंश की। ठीक है, सेन वंश की। चलिए सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो यह शासक सामंत सेन था। गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव, ये किस पालकालीन शासक के दरबारी थे? तो जयदेव जो रहते थे ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण सेन अनुयायी थे? तो लक्ष्मण सेन जो थे ये विष्णु धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आखिरी शासक जो था ये लक्ष्मण सेन थे। अगला प्रश्न है किस पाल शासक ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तकों की रचना की है? तो ये विजय सेन ने। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। पूरा प्राचीन इतिहास मैंने बिहार का कवर करा दिया। किस शासक को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिए।